नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस वक्त सियासी गलियारों में काफी हलचल तेज दिख रही है। कल जो कुछ भी सदन में हुआ उसके बाद से तो काफी बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष पर काफी हमलावर नजर आ रहा है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी कुछ ऐसी चीजें बोल दी जिसके बाद तो सत्ता पक्ष यानी अगर हम कह लें कि अमित शाह की तो बोलती बंद हो गई, और अखिलेश यादव ने भी इसी के साथ कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसके बाद से काफी बवाल मचा हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी इस वक्त लगातार हम देखें तो सत्ता पक्ष पर हमलावर होते भी नजर आए, और कई सारे भी मामले हैं जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त काफी ज्यादा बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और केवल उत्तर प्रदेश की बात अगर ना करें तो पूरे देश में इस वक्त बीजेपी कई सारे सवालों के घेरे में घिरती हुई आ रही, क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र के जब से चुनाव हुए हैं और चुनावी नतीजे जब से आए, खासकर महाराष्ट्र के जब से चुनावी नतीजे आए हैं, तब से अगर हम देखें तो बीजेपी काफी ज्यादा शक के घेरे में, और केवल विपक्षी खेमे के लिए नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लिए भी निशाने पर है। सत्ता पक्ष माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष नहीं बल्कि जनता के भी निशाने पर बीजेपी काफी नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलों भरा दौर देखा जा रहा है। और लगातार यूपी में भी इस जो सियासत देश में देखने को मिल रही है, यूपी में भी इसे लेकर योगी सरकार काफी घिरती हुई जा रही है, क्योंकि यूपी में भी उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के दौरान जब वोटिंग हो रही थी तो जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई उसके बाद से तो काफी सारा बखेड़ा भी खड़ा हुआ। और लगातार अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती आई कि इस वक्त अगर हम देखें तो प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और यही आरोप महाराष्ट्र में लगा। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी यही आरोप लगा कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। और लगातार ये आरोप लगना सत्ता पक्ष पर ये कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाता भी नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी इस दौरान घिरता हुआ जा रहा है। और खासकर अखिलेश यादव इस मुद्दे को काफी भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में इस मामले को लगातार उठाया जा रहा है, ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर। तो इसी मामले पर और खासकर यूपी की सियासत में जो भूचाल आया है उस पूरे मामले पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ केपी मलिक सर भी जुड़ रहे हैं, उन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो यूपी में जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि संभल की जो घटना हुई उसके बाद से सियासत काफी तेज है। संभल की घटना को लेकर लगातार बीजेपी घिरती हुई भी नजर आई। सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इस संभल की घटना के बाद से योगी सरकार भी काफी घिरती जा रही है, और उपचुनाव में भी जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, प्रशासन को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए प्रगति, अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था और यूपी का नेतृत्व था उसके बीच में कहीं ना कहीं तल्खी थी, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी नहीं थी। उसकी वजह से बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखना पड़ा। और चुनाव के बाद फिर ये हुआ कि अगर इसी तरह चलता रहा तो उत्तर प्रदेश की सत्ता कहीं भाजपा के हाथ से ना खिसक जाए, इसको देखते हुए जो है पूरी कमान जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ जी के हवाले की गई। और उसका रिजल्ट ये आया कि उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। वो कैसे जीत ली, क्या साम दाम दंड भेद रहा, क्या चीजें हुई, क्या प्रशासन का सहयोग रहा, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसी प्रकार से अगर 2024 के चुनाव में प्रयोग किया जाता साम दाम दंड भेद का और प्रशासन का, तो तस्वीर कुछ और होती। तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी सत्ते में है, और उसी को देखते हुए जो नतीजे आए उससे कहीं ना कहीं हौसले बुलंद हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी 37 सीटें आ जाएंगी। वो तो ये सोच रहे थे अगर 12-15 आ जाए तो समाजवादी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नतीजे डबल ट्रिपल आ गए तो वो बम है उनका। लेकिन इसको आप बनाए रखेंगे, इसको स्टैब्लिश रखेंगे, इसके लिए भी विपक्ष को तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो संविधान बहुत बड़ा मुद्दा था, और संविधान के मुद्दे पे कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उनके साथ थे, और इसलिए इतना बड़ा जो बहुमत मिला विपक्ष को वो हमारे सामने है। अगर हम आज की बात करते हैं, उपचुनाव के बाद की बात करते हैं, और आज हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो साथ में चुनाव लड़ने का नजरिया एक दिख रहा था समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, वो मजबूती अब उस प्रकार की नहीं दिखाई दे रही है।
जी। इंडिया गठबंधन की जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक साथ चल रहा था, बड़े जोश में था और उसको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, उस तरह से नहीं हुआ देश के दूसरे राज्यों में। और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन आज बैकफुट पे दिखाई देता है और वो हम देखते हैं कि सदन में जब अडानी के मुद्दे पे बहस होती है, तो इंडिया गठबंधन के कई मुख्य सहयोगी दल हैं, वो पीछे हटते नजर आते हैं। उसके तमाम कारण हैं। किसी का बिजनेस का मामला है, किसी का अडानी के निवेश का मामला है, किसी का ईडी सीबीआई का मामला है, किसी का करप्शन का मामला है। बहुत सारे अलग-अलग मुद्दे हैं, जिससे कई राजनीतिक दलों को पीछे हटना पड़ा है। तो अगर हम उस उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राहुल गांधी हो, जिस प्रकार से संभल की घटना हुई, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोर के रख दिया कि इस तरह की घटनाएं क्या उत्तर प्रदेश में फिर होंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं दोबारा शुरू करना चाहती है? तो इससे कम से कम दूसरे दलों को भी सोचना पड़ा और विचार करना पड़ा और इसी मुझे लगता है कि कांग्रेस भी यही सोच रही है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से भारी बहुमत मुस्लिम समाज का समाजवादी पार्टी को मिला, समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने नेता हैं, अगर हम आजम खान की बात करें या दूसरे कुछ लोगों की बात करें, वो कहीं न कहीं खफा दिखाई देते हैं समाजवादी पार्टी से। तो ऐसे में एक मौका तलाश रही है कांग्रेस और उसी के मद्देनजर आप देखेंगे कि राहुल गांधी का एकाएक हाथरस जाना, राहुल गांधी का संभल जाने की कोशिश करना, कल हाउस में प्रियंका गांधी का तमाम घटनाओं का जिक्र करना उत्तर प्रदेश की ही घटनाओं का जिक्र करना जताता है कि कांग्रेस भी अपनी, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की जो अपनी सियासी जमीन बंजर हो चुकी थी, उसमें खाद पानी डालकर वोटों की फसल लहलाना चाहती है और उस फसल को पका के काटना चाहती है और कांग्रेस देख रही है कि ये मौका उसके लिए मुफीद है। क्योंकि आज मुख्य रूप से अगर देखें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो मजबूती से उत्तर प्रदेश में आ सकती है। क्योंकि बसपा जिस प्रकार से पिछले किनारे लगी हुई है और एकाएक एक नया उसमें एक पार्टी का और एक नए नेता का आगमन हुआ है, उससे बसपा जो है वो बैकफुट पे चली गई है और कहीं अच्छा जो परिणाम दे रहे हैं, कई अच्छा काम कर रहे हैं सियासत में। पिछड़े और दलितों की जो पार्टी आई है, चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी आई है, वो पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं मायावती के वोटों में सेंध लग चुका है। उसका वोटर जो है कहीं पहले ही भाजपा में जा चुका है। जो मुस्लिम वोटर था वो समाजवादी पार्टी में जा चुका है। तो अगर संविधान जैसा मुद्दा अगली बार विधानसभा के चुनाव में आता, तो कांग्रेस उसमें अपना एक मौका ढूंढ रही है और कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो विपदा आई हुई है, राजनीतिक विपदा, उसमें उसको एक सुअवसर मिल सकता है। उसी के मद्देनजर मैं देखता हूं कि प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया और तमाम जिक्र किया, चाहे वो आगरा की घटना का जिक्र किया हो, चाहे उन्नाव की घटना का जिक्र किया हो, वो इसी के मद्देनजर किया है। और आपने ये भी देखा है कि कल हाउस में जिस प्रकार प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी डिबेट की, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छी डिबेटर साबित होंगी और उत्तर प्रदेश में जब वो वापस आएंगी, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगी, तो मुझे लगता है कि उनको सफलता मिल सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनना, उसकी एंटी कॉम्बेंसी भी होंगी, उसकी कमजोरी भी होगी, उसमें आपसी राजनीति भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। और समाजवादी पार्टी जिस तरह से हम समाजवादी को जानते हैं, वो समाजवादी अभी दिखती नहीं है उस तरीके से। तो उसमें से मुझे लगता है कि अलग-अलग लड़ाई अगर होगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो त्रिकोणीय मुकाबला अगर उसमें बनेगा, तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो इस पे कांग्रेस चल रही है, मुझे ऐसा लगता है प्रगति। जी सर, हमने पहले भी बातचीत की थी, तब भी आपने यही कहा था कि कांग्रेस के पास खोने के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। हाँ, पाने के लिए हम कह सकते हैं बहुत कुछ है सर। लेकिन सर अगर थोड़ा-सा रुख हम दिल्ली की ओर ले जाएँ, तो दिल्ली में अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में नहीं उतरे। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ऐसा तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी को उतार सकती है गठबंधन की ओर से, लेकिन कांग्रेस के कोई प्रत्याशी को नहीं उतारा गया, समाजवादी पार्टी की ओर से ही सभी प्रत्याशी उतरे।
तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल पैदा होता है कि विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन का क्या रणनीति हो सकता है कि आगे जाके गठबंधन के तौर पर ये चुनाव लड़ेंगे, या फिर जिस तरह से दिल्ली में देखने को मिला, हरियाणा में भी देखने को मिला था हमें ये चीज, और वहां पर नतीजे कैसे आए तो जनता भी, दर्शक भी हमारे जान रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग से ही उतर रही है, कांग्रेस अलग से उतर रही है, गठबंधन के तौर पर नहीं इस बार चुनावी बिगुल बजाते नजर आ रहे हैं दोनों ही दल। तो उत्तर प्रदेश जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर उपचुनाव का ही कुछ देखने को मिलेगा, या फिर दोनों गठबंधन साथ में मिलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं थोड़ी सी नजर नहीं आ रही है। देखिए प्रगति, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी, मुझे इसकी संभावना इसलिए नजर नहीं आती कि हरियाणा में मजबूत थी कांग्रेस पार्टी और वहां पे कुछ सीटें समाजवादी पार्टी ने मांगी थी तो कांग्रेस ने उनको नकार दिया। उससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कुछ सीटें मांगी थी समाजवादी पार्टी ने, वहां भी नहीं दिया और कांग्रेस के नेताओं ने जो है गलत टिप्पणी की, कौन है अखिलेश पखिलेश, इस तरह की बातें। महाराष्ट्र में भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने जिस पर जितनी सीटें समाजवादी मांग रही थी उतनी सीटें नहीं थी। तो उसी प्रकार से जब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जितनी सीटें कांग्रेस चाहेगी उतनी सीटें समाजवादी पार्टी नहीं देगी, और कांग्रेस चाहेगी ज्यादा सीटें, वो हो नहीं पाएगा, तो गठबंधन चल नहीं पाएगा। वो आप अगर पिछले उपचुनाव में भी देखे हैं, 9 सीटों पर चुनाव था और 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित अखिलेश ने कर दिए थे, और 2 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस जानती थी कि उनके लिए जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसलिए कांग्रेस ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए यही कह दिया कि भाई समाजवादी पार्टी ही सारी सीटें लड़े, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी। कांग्रेस पार्टी के चुनाव न लड़ने के बावजूद और गठबंधन के संगठन, गठबंधन के उम्मीदवार के अनुरूप भी कहीं कोई कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के लोग साथ में आके इस तरह से खड़े हुए समाजवादी की पार्टी के साथ दिखाई नहीं दिए जो जिताने की कोशिश कर रहे हों, या उनके कार्यकर्ता, उनके स्टेट के नेता तमाम मंचों पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हों, ऐसा भी कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये सिर्फ एक गठबंधन की रस्म अदायगी थी और वो हो गई, अब बात खत्म हो गई। अब आने वाले चुनाव में तमाम परिस्थितियां बदलेंगी, जिसका एक नजरिया आपने देखा कि सीटें बदल गई हैं लोकसभा में। पहले अखिलेश राहुल गांधी के साथ थे, अब सीटें चेंज हो गई हैं। दूसरी ये जताता है कि कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस अडानी के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, वहां समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी और लालू यादव की पार्टी पीछे हट रही है। तो इससे भी कहीं ना कहीं महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, या अगर आप कांग्रेस की बात करें तो बाकी दलों के बीच में मुझे थोड़ी तल्खी नजर आती है। मैंने कहा कि उसके तमाम कारण हैं। अब अगर आप ममता बनर्जी की बात करें तो उनके यहाँ अडानी का निवेश है, इसलिए वो पीछे हट रही है। कई जगह अब लालू यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें तो उनके ऊपर कई सारे केस हैं, तो केस हो सकता है सीबीआई और ईडी से डर रहे हो। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, और आंध्र प्रदेश सबसे बढ़िया उदाहरण है उसका, कि विपक्ष और विपक्ष, जो उससे पहले वहां जगन रेड्डी की सरकार थी वो भी समर्थन कर रही है भाजपा का, जो अभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है वो भी समर्थन कर रही है भाजपा का। तो देखिए क्या कमाल की बात है। तेलंगाना में अगर आप देखेंगे, तेलंगाना में पहले केसीआर की पार्टी थी और जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहीं ना कहीं माने जाते थे और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे थे और उनको बड़ी संभावनाएं नजर आ रही थी, और उन्होंने अपना तेलंगाना से अपने दल को निकाल के पूरे भारत के नाम पे टीआरएस का टीआरबी कर दिया था। वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे, वो सरदार सुरजीत बनना चाहते थे, लेकिन वो आज अपनी सत्ता गंवाने के बाद आज भी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति और भारतीय जनता पार्टी की जो श्याम दाम दंडभेद वाली नीति है उसके सामने सब नतमस्तक है। आज मैं हाउस में देखता हूं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो संबल का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, सब मुद्दों को गौण करके, सब मुद्दों को धूमिल करके चर्चा चल रही है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। आपको एक दूसरी बहस में भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दिया है। तो आपको मुद्दों से भटकाना भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है,
और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये लोग कितना टिक पाएंगे, इंडिया गठबंधन कितना टिक पाएगा, दूसरी पार्टियां कितना टिक पाएंगी, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार, भले ही वो कितनी भी कमजोर हो, आखिर तक लड़ाई लड़ती है और तमाम लड़ाइयां आपके सामने है उसकी। लोग हरियाणा में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, लेकिन वो अंतिम तक लड़े और वो लड़ाई उन्होंने जीती। महाराष्ट्र में आप कुछ भी कहते रहिए कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हुई है, दूसरी गड़बड़ियां हुई हैं, ये हुआ है, आखिरकार उन्होंने सरकार बना ली है। आप लड़ाई लड़ते रहिए 5 साल, सरकार उनकी चलती रहेगी। ये केंद्र में है कि केंद्र में 240 आने के बावजूद आज उनकी सरकार चल रही है और तमाम जो सहयोगी संगठन हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई पावर नहीं है। तो इसलिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लड़ाई लड़ती है, दूसरे जो सियासी दल हैं उसमें मुझे इस तरह की रणनीति और इस तरह की ताकत नजर नहीं आती। जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, हम देख सकते हैं जैसा कि आपने भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कैसे करते हैं ये बहुत अच्छे समझ पा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सदन का भी आपने जिक्र कर ही दिया कि जो मुद्दे उठाए गए थे इतने समय से, अडानी का मुद्दा हो गया, मणिपुर का मुद्दा हो गया, संभल घटना को भी लेकर उठाया गया था, लेकिन अब उन मुद्दों को हटाकर सीधे सभापति तक का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भटक तो चुके हैं विपक्ष मुद्दों को उठाने में सदन में, और ये रणनीति भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, कहीं हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात कि अगर हम देखें तो अखिलेश यादव लगातार हमलावर होते आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, और काफी कुछ उनके बयानों से ये भी निकल कर आ रहा है कि वो सीधा तौर पर हमलावर होते हुए बहुत चीजें ऐसे बोलते जा रहे थे। संभल घटना को भी देखें तो कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कारण हुआ है, बीजेपी ने ये घटना करवाई है। तो इस पर अभी तक कोई सधी हुई प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष की ओर से सामने नहीं आ रही है कि जवाब के तौर पर वो समाजवादी पार्टी को कुछ जवाब दे दे, क्योंकि अखिलेश यादव तो लगातार सवाल कर रहे हैं, सवाल भी नहीं कह सकते सर हम, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी सधी हुई प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष की ओर से नहीं आ रही है। क्यों, लेकिन सर ये आ क्यों नहीं रही है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रगति, अगर आप देखें अखिलेश यादव जिस प्रकार से है सदन में सत्ता पक्ष पे हमलावर हैं, वो तो होना ही पड़ेगा उनको। उत्तर प्रदेश में मुख्य दल है वो, और अगर सेंट्रल में भी आप बात करेंगे, तीसरा सबसे बड़ा सियासी दल है जो 37 लोकसभा सदस्यों के साथ हाउस में बैठा, उसकी जिम्मेदारी बनती है, और ना कि उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको अपने दल को संभालने के लिए, अपने लोगों को संभालने के लिए, अपने लोगों की आवाज सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए इस तरह से हमलावर होना होगा। अगर वो हमलावर नहीं होंगे, वो शांत बैठ जाएंगे, तो वो डैमेज होंगे कहीं ना कहीं प्रदेश में। अब वो जिस तरह से वो अडानी के मुद्दे पे पीछे हटे हैं, उन पे सवाल खड़े होने लगे हैं, तो उनकी मजबूरी है हमलावर होना। अगर वो हमलावर नहीं होंगे तो उनका वोटर टूट के भाग जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये कितना इसको मुद्दे को जिंदा रख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, कितना विरोध जता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, ये डिपेंड करेगा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। अगर ये कहीं सॉफ्ट पड़ते हुए नजर आए, कहीं ये दबे हुए नजर आए, और ये लोगों को समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी किसी न किसी मुद्दे पर दबी हुई है, तो वोटर तीसरी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। और वो सबसे सबके लिए मुफीद पार्टी कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, वो यूपी की पार्टी है। तो यूपी में अपनी जमीन समाजवादी पार्टी और अखिलेश कभी नहीं खोना चाहेंगे, इसलिए लड़ाई लड़ना उनकी मजबूरी है। लेकिन जो पर्दे के पीछे के फैसले हैं, पर्दे के पीछे की जो सियासत है, वो भी उनको करनी पड़ेगी, तो बैलेंस बना के उनको चलना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बैलेंस बनाना और विद्रोह भी करना, सरकार के खिलाफ भी बोलना, सारी चीजें करना ही तो राजनीति है, और वही राजनीति अखिलेश कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि सभापति के खिलाफ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे को भटकाने के लिए एक शुरुआत की है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं इसको, कि सभापति जिनके अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही है, जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, और वो बेशर्मी से आसन पर बैठे हुए हैं, और आपने जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों कह रहे हैं हाँ आप बोलो, आप बोलो। हम मैंने अपनी आंखों से देखा कि नीरज शेखर को उकसा रहे हैं कि आप खड़े होके बोलो। नीरज शेखर को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। उससे पहले सुरेंद्र नागर बोल रहे हैं कि ओबीसी के व्यक्ति आसन पर बैठे हैं, किसान बैठे हैं, और ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि ये किसान का बेटा और जाट का बेटा आसन पे बैठा हुआ है। ये जाट का बेटा और ये किसान का बेटा तब कहाँ चला गया था
कि जब 13 महीने किसान धरने पे बैठे हुए थे, जब वो पहलवान बेटियां जाटों की जंतर मंतर पे पुलिस उनको जूतों से कुचल रही थी, बूटों से कुचल रही थी, तब ये कहाँ चले गए थे इनका जाट समाज? तो आज इनको जाट समाज भी याद आ रहा है और किसान भी याद आ रहे हैं। अब आज किसान वहां लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे। डल्लेवाल जो है आज 18वां दिन है उनको, वो आमरण अनशन कर रहे हैं। वहां पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लाठियां बरसा रही है। तो कहाँ इनकी चली गई किसानी खेती? अब नहीं बोल रहे हैं उस पर ये। और आपको कम से कम ये होना चाहिए कि जब आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो आपको आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कुछ तो अपना सम्मान बचा के रखिए। जिस प्रकार से इनका आचरण है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, देश का आवाम देख रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना। लेकिन मैं यहाँ ये भी मानता हूं कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की जीत है कि लोगों को और कांग्रेस को उलझा के रख दिया है इस बहस में। तमाम टीवी चैनल पे इसी विषय में बहस हो रही है, तमाम मीडिया में इसी पे बहस हो रही है, सदन में इसी पे बहस हो रही है। और जो असली मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, भूखमरी के, उन पर चर्चा ही नहीं हो पा रही। जो अडानी का मुद्दा है भ्रष्टाचार का, उस पर चर्चा ही नहीं हो पा रही। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि जिस तरह से हमें रास्ता दिखा दिया जाता है हम उस पर चलते हैं, उसी को देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है किसी का। क्या धनखड़ जी रह गए हैं देश में, बाकी कुछ नहीं है? तो उस पर आप सदन चला रहे हैं, उस पर सदन में बहस हो रही है। संविधान के मुद्दे पे इतनी लंबी चौड़ी बहस होनी चाहिए थी, आपने 4 दिन की बहस रखकर खाली रस्म अदायगी उस पर कर दी है। संविधान में क्या आप बदलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? संविधान पे आप चर्चा कर रहे हैं। चर्चा संविधान पे हो रही है, बात कुछ और हो रही है, मुद्दे कुछ और उठ रहे हैं। तो इसलिए इसलिए ये राजनीति का जो तमाशा इन लोगों ने बनाया हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये कब तक चलेगा, क्या होगा, बाकी सियासी दल कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अकेली कांग्रेस कुछ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और हम यहाँ कांग्रेस की बात करके कांग्रेस के वकील नहीं बनना चाहते। कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी अपने समय में, जब वो सत्ता में थी उसने भी बहुत सारी चीजें की थी। लेकिन कल प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा कहा कि 1975 में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उन्होंने माफी भी मांगी थी और बैलेट पेपर पर चुनाव करके उसकी सजा भी भुगती थी हारने की। तो आप भी माफी मांग लीजिए और आप भी बैलेट पे चुनाव करा लीजिए, ये उन्होंने कहा। तो इसलिए क्या है कि पुरानी बातों को छोड़ के नई बातें करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से है, उसको बताना चाहिए कि 10 साल में उसने क्या क्या किया और आने वाले 5 साल में वो क्या क्या करेगी। उसको रोड मैप जनता को बताना चाहिए, वो तो है नहीं बताने को। दूसरे मामलों में उलझाए रखिए उनको। अडानी पे जब अडानी के ऊपर वारंट आ गया है अमेरिका से, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे, आप उसकी जांच नहीं करवा रहे हैं, आप उस पर एफआईआर नहीं कर रहे हैं। उसको डाइवर्ट करने के लिए पूरी पार्टी लगी हुई है और पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी अडानी के वकील बनी हुई है। क्यों? ये बड़ा सवाल है। जी जी सर, बिल्कुल सर। हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि ये क्या कुछ किया गया है इतने सालों में और क्या कुछ करने वाले हैं, इसका रोड मैप तैयार करना चाहिए। लेकिन इनके तो वादे थे कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन किसके लिए आए, ये तो लगातार बयानबाजियों से ही पता चल जाता है। एक सर, अगर हम देखें तो राजनीति से हट के एक और सवाल रहेगा कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का एक बयान भी काफी सुर्खियों में रहा। उनको लेकर भी महाभियोग प्रस्ताव नोटिस दिया गया है पेश करने के लिए सदन में। और सबसे बड़ी बात सर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेने की बात की है हाई कोर्ट से। इस तरह के बयान एक जज से जब आते हैं तो सवाल ये उठता है कि न्यायिक प्रणाली पर किस तरह से विश्वास किया जाए, क्योंकि उनका ये बयान है कि बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा देश। क्योंकि जहां तक जानकारी है कि देश तो संविधान के हिसाब से चलता है। तो जज की तरफ से अगर इस तरह के बयान आते हैं तो आखिरकार उनके बयान को किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा, लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, आपने पढ़ी होगी। जी पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और उसमें हरगू चौधरी और उसके दोस्त का किस्सा उसमें आता है। और वो ये जब पंचायत होती है तो वो कहते किसको पंच बनाना है, तो उसको ये लगता है मेरा दोस्त है, वो उसको पंच बनवा देता है। लेकिन जब वो पंच की कुर्सी पर बैठता है तो उसकी अंतरात्मा जाग जाती है और वो ये कहता है कि मैं आसन के अनुरूप फैसला करूंगा। ये जो व्यक्ति हैं, ये जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब ये कुर्सी से नीचे हैं तब साधारण व्यक्ति हैं, जब आप आसन पर बैठे हैं
तो आप सबको एक आंख से देखते हैं, सबको बराबर देखते हैं और सबको एक बराबर तराजू में तोलते हैं आप। लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का कि इस तरह के लोग बैठे हैं जो एक तरफा फैसले करते हैं, एक तरफा सोचते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है और देश में अगर इस तरह की चीजें फैल रही हैं, ये देश के हित में नहीं है, देश के अहित में है। इस तरह के लोगों को तत्काल हटाया जाना चाहिए और इन पर मुकदमा चलाना चाहिए। आज जिस प्रकार से लगातार चुनाव आयोग पे उंगलियां उठ रही हैं, आज जिस प्रकार से लगातार तमाम एजेंसियों पे उंगलियां उठ रही हैं, तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो देश की बात ना करके एक सियासी पार्टी की बात कर रहे हैं। चाहे कोई जज हो, चाहे किसी एजेंसी का चीफ हो, चाहे वो चुनाव आयोग का चीफ हो, उसको सबको बराबर तराजू में रखते हुए तोलना चाहिए, ना कि एक तरफ नर्जे को भारी करना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाएं हम देश में देख रहे हैं। दो तरफा जो काम करते हैं लोग, जनता उनको बख्शती नहीं है। मुझे लगता है जनता इसका फैसला करेगी। जी। और सरकारें जो आप देख रहे हैं, सरकार तो नंगा नाच कर ही रही है। आपने सब जगह देख लिया, सरकार तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। तो उससे कोई अपेक्षा रखना ये बेईमानी है। तो मुझे नहीं लगता कि तत्कालीन जो सरकार है इससे हमें कोई अपेक्षा करना चाहिए या हमें ये सोचना चाहिए कि ये कुछ करेगी। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि अच्छे दिन किसके आए, अच्छे दिन क्या, देश के अच्छे दिन आ गए ना। 82 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं और कह रहे हैं देश बहुत अच्छा चल रहा है। आप जिन 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और वो राशन ले रहे हैं, यानी कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। आपने एनसीआरबी के आंकड़े बंद कर दिए हैं, जहां पे किसानों की आत्महत्या के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते थे। क्यों बंद कर दिए आपने? क्योंकि हर 3 घंटे में एक किसान सुसाइड कर रहा है। किसान की स्थिति बहुत खराब है। किसान की लागत आती है 4 रुपया, तुम दे रहे हो उसको 2 रुपया, तो कैसे वो सर्वाइव करेगा? उसको तो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए 5 रुपया। जी। गांव में 20 रुपए किलो उसका कोई आलू खरीद नहीं रहा है और दिल्ली जैसी जगह पे 70 रुपए किलो आलू बिक रहा है। तो ये बीच के पैसे कहां जा रहे हैं? उपभोक्ता भी ठगा जा रहा है और किसान भी ठगा जा रहा है। तो कौन खा रहा है बीच में पैसा? तो ये जब इस तरह की नीतियां सरकार की होती हैं, लूट की जो नीतियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती। ये जनता उठेगी और कुछ ना कुछ करेगी, आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन होना, एक ही पार्टी का होना, एक ही आदमी को बढ़ाना, एक ही व्यापारी को बढ़ाना, तो ये जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। बिल्कुल सर, और हम देख सकते हैं कि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुचला जैसा आपने ज़िक्र भी कर दिया कि 82 लाख लोगों को, या हम कह लें कि जितने भी आंकड़े दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि उनको राशन दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम कह लें कि केंद्र सरकार को फटकार ज़रूर लगाई है कि आप जो मुफ्त के राशन दे रहे हैं, जिसको सियासत में मुफ्त की रेवड़ियाँ कहा जाता है, तो मुफ्त की रेवड़ियाँ देना आप बंद करें और जो रोजगार के लिए जनता भटक रही है, आप वो रोजगार कब देंगे सर? क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा उठा है और सबसे ज्यादा ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाया गया सर, रोजगार को लेकर। देखिए प्रगति, ये खाली उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। देश के दूसरे राज्यों में भी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए इस पर नजरें टिक जाती हैं। जी। उत्तर प्रदेश में जब हमने देखा कोई भर्तियां निकलती हैं, तो भर्तियां किसी षड्यंत्र में फंस जाती हैं, भ्रष्टाचार में फंस जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं और जो अभ्यर्थी होते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। ये जताता है कि क्या स्थिति चल रही है। उत्तर प्रदेश में आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। पुलिस प्रशासन बिना पैसे लिए कोई काम करता नहीं है। बहुत खराब स्थिति चल रही है। इसको देखने का समय किसी पार्टी के पास नहीं है, किसी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि वो अपने सियासी एजेंडों में उलझे हुए हैं। जनता को लूटने के लिए तमाम चीजें चल रही हैं और जनता लूट रही है। और कई जो उस तरह के कोई बोलने वाले, पूछने वाले मामले हैं, उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। किसी को मंदिर मस्जिद के मुद्दे में उलझा दिया जाता है, किसी को दूसरे मुद्दों में उलझा दिया जाता है। कल की घटना है, मथुरा के एक गांव में 10-12 गायें मृत मिली हैं, वो भूखी मर गई हैं। अब ऐसे आप गौ माता के नाम पे दुनिया भर के योजनाएं चला रहे हैं, दुनिया भर के पैसे ऐंठ रहे हैं और गौ माता को खाने को नहीं मिल रहा है। आवारा पशु बना के छोड़ दिया आपने गौ को। किसान पालते थे उसको, जो भी उनका हश्र होता था वो होता, लेकिन आपने उनको गौ हत्या बंद करके आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने सुविधा भी तो देनी चाहिए ना।
खाली ऑर्डर बंद करने का दे दिया, उसके बाद आपने क्या किया? हर जिले में, हर ब्लॉक में आपने गौशाला बनाने की बात कही थी, कहाँ कहाँ गौशालाएं बनी, कहाँ कहाँ संचालित हो रही हैं, ये कौन देखेगा? क्या कोई ऐसी टीम बनी हुई है जो जो इसकी देखभाल करती है, जो इस पर नजर रखती है? कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एजेंसियां हैं जो सरकार से उसके संचालन के नाम पे मोटा पैसा खींच रही हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। लगातार आपको पूरे उत्तर प्रदेश में आवारा पशु मिल जाएगा, जिसका नुकसान सीधे सीधे किसान को होता है, उसकी फसलें खाते हैं। अब किसान उनको लाठी मारे तब मरता है वो। किसान अपनी अगर खेत की बाढ़ लगाए और उस बाढ़ में कोई जानवर फंस जाए, फिर उस किसान पे एफआईआर होती है। तो इस सरकार में मुझे लगता है सिर्फ किसान की मारामार हो रही है। और जब इलेक्शन आता है, किसान को भी भरमाने के लिए ये जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चला देते हैं, जातिवाद का, धर्म का, क्षेत्रवाद का मुद्दा चला देते हैं, और उस पर बट के किसान भी इनको वोट दे देता है, और फिर वही ढाक के तीन पात रहते हैं। तो इसलिए सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोगों के हित में कुछ अच्छा काम करें, लोगों के पक्ष में कुछ अच्छा काम करें, इसकी आशा में लोग इनको वोट देते हैं। लेकिन जब सरकार बनती है तो वही ढाक के तीन पात हमें दिखाई देते हैं। जो पिछली सरकारों में थे वो इस सरकार में है। भ्रष्टाचार पिछली सरकार में भी था, इसमें भी है। ठेकेदार भूमाफिया उस सरकार में भी थे, इसमें भी है। वही चंद लोग हैं, वो पैसा उधर भी दे रहे थे, इधर भी देते हैं। तो खाली इस प्रकार के लोग ही फलते फूलते हैं। वो चंद प्रतिशत लोग हैं, चंद फीसदी लोग हैं। टैक्स देने वाले भी चंद फीसदी लोग हैं, चोरी चकारी भ्रष्टाचार करने वाले भी चंद फीसदी लोग हैं। लेकिन ठगा जा रहा है पूरा उपभोक्ता, पूरा समाज ठगा जा रहा है, और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। कोई आवाज भी लगाता है तो उसके कान पे जू रेंगती नहीं है। जी। बिल्कुल सर, हम कह सकते हैं कि कान में तो रुई डली हुई है, क्योंकि ये जितनी ये जुमलेबाजियाँ हैं और जितनी ये रेवड़ियों का ज़िक्र तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है। तो कहीं न कहीं अब सरकार घिरती हुई जा रही है, क्योंकि यही इनका मेन मुद्दा रह गया है। इसी की वजह से ये जनता को लुभाने और फुसलाने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज पूरी सियासी गलियारों में जो भी हलचल चल रही है उसकी जानकारी दी है। और लगातार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में ये माहौल काफ़ी गर्माता हुआ जा रहा है, क्योंकि केंद्र से जो उठती हुई चिंगारी है और लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर जो ये सवाल उठे हैं, वो केंद्र से उठती हुई चिंगारी अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। और अखिलेश यादव काफ़ी हमलावर होते भी नज़र आ रहे हैं, और अखिलेश यादव ने साफ-साफ योगी सरकार को हर मामलों को लेकर घेरने की कोशिश कर दी है। फिलहाल अगर हम देखें तो संभल मामले पर योगी सरकार घेरती हुई जा रही है, और कहीं न कहीं कांग्रेस भी इस सब चीज़ों से पीछे नहीं हट रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो खबरें निकल कर सामने आई कि राहुल गांधी हाथरस की पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन अब बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया इन सब मामलों को लेकर सामने नहीं आई है। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बीजेपी इन सब मामलों को लेकर क्या कुछ जवाब तलब करती है, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको इस सब मामलों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।